चलिए, तो एक बार पुनः सभी बच्चों का बारंबार स्वागत है। यहाँ पर आपके सामने 2024 का पेपर दिखाया जा रहा है। ठीक है, 2024 का पेपर, आपको 2025 का पेपर भी कुछ इसी तरीके का आएगा, जिसमें लिखा रहेगा हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025। यहाँ पे क्या रहने वाला है, 25 रहने वाला है। बस आपको यहाँ पर इस बार आपने बेसिक लिया है तो बेसिक रहेगा, हालांकि सबने इस बार तो एक ही स्कीम है, अगले वर्ष से होनी है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। अब इसके बाद आपका सवाल शुरू हो जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है, याद है किसी को? क्या बताया था मैंने इसको? हाँ, पहला वाला, सी वाला। कुछ लोग कह रहे हैं सी और पहला कुछ कह रहे हैं। चलिए, तो मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग याद करके आइए। मैंने आपको जब ये टेस्ट पेपर लिया था, मैंने अगस्त माह का, किस माह का, उसमें मैंने ये क्वेश्चन पेपर हल करवाया था। उसमें मैंने बताया था इसका सही उत्तर क्या है। तो आप लोग अगली क्लास में इसका उत्तर, ये रटने वाला सवाल है बेटा, इसका कुछ ऐसा सिर पैर नहीं है। चलिए, अगला सवाल, बिंदु P 3,2 और Q -2 3 के बीच की दूरी जल्दी से निकालिए। क्या होगी दूरी? बिंदु P 3,2 और -2,3 के बीच की दूरी लगभग आ रही है, मतलब रूट में आंसर आएगा है। तो PQ के बीच की दूरी आपको निकालनी है। √x2 - x1 या x1 - x2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। तो 3 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 3 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 + 25 यानी √50। और √50 को लिख सकते हो आप कितना, 5√2 लिख सकते हो। 5√2 कैसे लिख सकते हैं सर? 5√2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √50 का मतलब 25 × 2 और 25 का रूट बाहर, तो आ गया 5√2। अब 5 ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। तो उत्तर पुट करेंगे, देखिए कैसे आएगा। 5 को 20, 5 4 20, 20 कैरी आ गई 2, 5 1 जा 5, यहाँ पे 7, 5 4 जा 20, अगेन 0, 5 एकम 5 और 2 7, 7.070। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी, 7.070। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको √2 की वैल्यू कम से कम याद होनी चाहिए, 1.414 होती है। कम से कम 2 डिजिट तक आपको वैल्यू बननी चाहिए √2 की है। अब प्रैक्टिस करते करते इतनी याद हो ही जाती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? डन? कोई दिक्कत है क्या? देखिए अगला सवाल, देखिए द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख। जिन बच्चों ने क्लास में ध्यान से पढ़ा है उनको बताया गया था, बताइए ax² + bx + c का आलेख क्या बनता है? कुछ याद है? समतल समांतर रेखा। अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत बता रहे हो, आंसर है परवलय। क्या है आंसर? याद है मैं जब ऐसे बनाता था यू शेप का, हाँ या ना? नहीं याद है? मैं कहता था बेटा कि हमेशा वर्ग समीकरण के 2 रूट मिलते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, अधिकतम 2 रूट हो सकते हैं, हाँ या ना? तो ये जब ये जो शेप कहलाता है, ये जो टीका टाइप बनता है, इसको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, देखिए जो लोग किताब पढ़ते हैं उनको ये सब चीजें आती हैं, अंदर से पूछा जाता है, एनसीईआरटी कुछ भी पूछ सकती है। अब ये छिपा हुआ सवाल है तो नोट कर लीजिए, इसका उत्तर सही परवलय है, मतलब ध्यान में रखिए। ठीक है, ax² + bx + c जो है, ax² + bx + c = 0। बेटा ये परवलय को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा? परवलय को। ये परवलय को निरूपित करेगा। और इसके 2 मूल होते हैं, एक मूल है अल्फा और एक मूल बीटा। तो 2 मूल होने के लिए d का मान क्या होना चाहिए, >0। d का मान 0 से बड़ा, d का मान 0 से बड़ा। जब ये परवलय थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा तो ये x अक्ष को केवल टच करेगा। क्या करेगा? केवल टच करेगा। तो यहां पर इसके एक ही मूल मिलेंगे, वही है अल्फा और वही है बीटा। तो कंडीशन बनेगी d = 0, d = 0, d 0 से बड़ा होने पर 2 वास्तविक मूल, d 0 के बराबर होने पर केवल एक ही वास्तविक मूल। ठीक है ना, वही अल्फा वही बीटा। और अगर d का मान <0 है तो परवलय ऊपर से चला जाएगा और कोई मूल नहीं मिलेंगे। तो क्या हो जाएगी ये परिस्थिति, d का मान 0 से छोटा, d का मान 0 से छोटा। तो बना लीजिए तीनों परिस्थितियां।
एक में डी का मान 0 से बड़ा है, एक में डी का मान 0 के बराबर है और एक में डी का मान 0 से छोटा है। डी का मान 0 से बड़ा होने पर दो रूट मिलेंगे, दो आपको मूल मिलेंगे अल्फा बीटा। डी का मान 0 से बराबर होने पर आपको एक ही मूल मिलेगा या मूल रिपीट करेंगे, इसी बात को बोलते हैं। और 0 से छोटे होने पर कोई मूल नहीं मिलेगा। और ये जो आकृति बनती है इसको हम लोग परवलय कहते हैं। तो कोई भी द्विघाती बहुपद होगा वो परवलय बनाएगा। चलिए डन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत इजी है। रैखिक समीकरण ये और ये आश्रित एवं संगत होता है। देखिए आश्रित एवं संगत होता है, ठीक ना। तो संगत मैंने आपको बताया था, संगत और असंगत, संगत और असंगत मैंने बताया था। अब एक नई चीज यहां पे आई है, आश्रित एवं संगत। तो मैंने आपको बताया थे संगत मतलब जिसमें हल मिले। तो दो केस संगत के होते थे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस परिस्थिति में निकाय कैसा होता था? संगत। कैसा होता था? संगत। दूसरा जो परिस्थिति थी बेटा, जो दूसरी परिस्थिति जिसमें निकाय संगत होता था वो होता था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/। इस परिस्थिति में भी निकाय क्या होता था? संगत होता था। क्या होता था? बट इसमें मिलते थे आपके पास में कितने हल? अनंत हल। कितने हल? अनंत हल। और इसमें मिलता था एक हल। कितना मिलता था? जिसे आप अद्वितीय भी कहते थे। क्या बोलते थे? अद्वितीय यानी कि इकलौता। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा द्वितीय ना हो, दैट इज कॉल्ड अद्वितीय। अब यहां पे एक नई वर्ड आई है बेटा, आश्रित। क्या बोला है? आश्रित और संगत। तो बच्चों आप याद रखो। अब आपको मेरे ख्याल से किसी बच्चे को पता है क्या कि आश्रित वाला कौन सा होगा? पहला वाला केस होगा आश्रित वाला कि दूसरा वाला? कोई बता सकता है कहीं पढ़ा हो तो? हाँ दूसरा वाला। पढ़े हो कि तुक्का मार रहे हो? तुक्का मार रहे हो। कौन पढ़ा है? कोई पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा। तो आपका तुक्का बिल्कुल सही है। जो दूसरा वाला है वही संगत तो ही है, मगर ये क्या है? आश्रित है। क्या है बेटा? ये आश्रित। तो नोट कर लीजिए, जो दूसरा वाला है बेटा ये संगत के साथ आश्रित है। ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1। अच्छा अब पूछ रहा है एक बच्चा कि सर आश्रित कैसे होगा? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तुम लोग बेटा, तो जैसे यहां पर एक स्टूडेंट ने पूछा कि भाई सर ये क्यों होता है, आश्रित का मतलब समझा दीजिए। मैं आपको आश्रित का मतलब समझाता हूं। देखो जैसे आपके पास समीकरण है 2x + 3y = 7। अब आपको इसके साथ में आपको संगत निकाय लिखना है, संगत निकाय बनाना है। तो एक समीकरण आपको लिखना पड़ेगा जिसके लिए कंडीशन होगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखो अगर c1/c2 को आप साथ में लेके चल रहे हो, मतलब इस पर भी निर्भर कर रहे हो, तब आपके पास बात है आश्रित की। किसकी बात है? और अगर आप a1/a2 और b1/b2 समझ गए, अगर आप a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, आपको याद होगा कि इसमें c1/c2 से कोई लेना देना चाहे बराबर हो चाहे ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो जब आश्रित की बात होगी तो c1/c2 से मतलब होगा। तो आप जब समीकरण लिखेंगे तो देखिए जैसे मैंने समीकरण लिखा 4x + 6y, ठीक है ना, बराबर 14। तो मैंने सी वाले का भी ध्यान रखा कि नहीं रखा? हाँ, मतलब ये आश्रित है ना। आश्रित को बोलते हैं परतंत्र। क्या बोलते हैं? परतंत्र। मगर ये वाला जो केस है a1/a2 b1/b2 न के ना बराबर, ये c1/c2 पर निर्भर करता है कि नहीं करता?
तो ये क्या है, स्वतंत्र है। क्या है ये, स्वतंत्र है। तो हमसे पूछा था कौन सा परतंत्र है, कौन सा आश्रित है, तो ये वाला जो केस होता है बेटा ये कौन सा होता है, आश्रित होता है। समझ में आ गई अब बात। चलिए अगला, अगला समीकरण तो अगला प्रश्न तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं, जब डी का मान क्या होता है, लेस देन, डी का मान 0 से क्या होता है, कम। तो कौन सा आंसर है सही, डी आंसर। यहां पर इसका मान 0 से क्या है, कम है कि नहीं है। अगला समीकरण, इसका 11वां पद निकाल करके बताइए। चलिए 22 अच्छा पिछले का ही है, तो सही निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। तो बच्चे यहां पर उत्तर 22 बोल रहे हैं, तो चलिए मैं 22 मान लेता हूं, ठीक है ना। याद है सवाल की नहीं याद है, गलत मत निकाल देना, नहीं कमेंट आएंगे बच्चों की कि सर आपने बच्चों के भरोसे में गलत निकाल दिया। 11वां पद A11 बराबर A प्लस 10D, हाँ या ना। A का मान -3 और प्लस 10, D का मान होता अगला माइनस पिछला, अगला माइनस D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान -1/2, एक माइनस सूत्र का और एक ये, तो -1/2 और प्लस का कितना 3, प्लस का कितना 3 दूनी 6, 6 में से एक गए कितना 5/2, तो 5 बटे कितना रख दिया 2, 2 से कितने बार 5 बार, तो -3 प्लस का 25। बिल्कुल सही है भाई आप लोग का जवाब, सवाल ही याद कर लिया आप लोगों ने, वाह भाई ठीक है ना। तो उत्तर क्या है 22, क्या उत्तर इसका 22। चलिए तो पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघातीय सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस, बोलो अंदर क्या होता है, अपॉन में कितना 2 है। बिल्कुल सही, ये हो गया द्विघातीय सूत्र का समीकरण एक है ना। तो इसको द्विघातीय सूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब पिछले वाले पेपर में क्या पूछा था कि श्रीधराचार्य ने जिस सूत्र को बनाया था उसका नाम क्या था, तो उस वहां पर इसका नाम पूछ लिया गया था, तो उसका नाम क्या था, द्विघातीय सूत्र। ठीक है, क्लियर। अगला बताइए 205, यहां तक सीरीज आ रही है। सवाल नंबर 2 में पदों की संख्या ज्ञात करो, कितनी है, याद है, चलो करके बताओ कितनी है। अंतिम पद कितना है 205, तो 205 अंतिम पद यानी nवां पद लेकर के ज्ञात करिए। क्या सूत्र लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ज्ञात करिए। तो an यानी आखिरी पद 205, a है 7, n माइनस 1, d देख के ही कोई पता लगाएगा कितना है d यहाँ पे बताओ, +6 की -6, +6। अरे सीरीज बढ़ रही है तो प्लस में, घट रही होती तो माइनस में, प्लस का 6 है, क्लियर। तो 205 में 7 यहां माइनस हो जाएगा, 205 में से 7 गए 198, कितने आ गए आपके 34। चलिए देख लेते हैं। छत्ती 18, 6 18, बिल्कुल सही बताया आपने बेटा। तो n बराबर 33 प्लस 1, आंसर हो गया 34 पद, बिल्कुल सही। तो यहां पर जो पदों की संख्या है कितनी आ रही है बच्चों, 34। देख लीजिए, जिनका सही आ रहा है वो 1 नंबर दे दें, जिनका गलत आ रहा है वो 0 दे दें, एक में 0। ये तो आपको याद हो चुका है। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु। कौन से त्रिभुज, जी हाँ, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि उनके कोण 60 60 60 60 60 60 होते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर, ये हो गया, लिख लिया कि नहीं लिखा है ऊपर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर वृत्त वाले त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई, कुछ ही दिन पहले आपको क्लास में पढ़ाया गया कि अगर आर त्रिज्या का कोई त्रिज्या खंड है तो आपको बतानी है चाप की लंबाई। ये देखिए ए से लेके बी तक जो चाप है, ठीक है, ए से लेके बी तक क्या है, चाप है। उस चाप की लंबाई याद है, क्या सूत्र था, 2πr गुणे थीटा अपॉन कितना 360। लिख लें, नोट कर लें। तो ये चाप की लंबाई का सूत्र ही पूछ लिया गया है, 2πr इंटू थीटा बाई 360। दिस इज लेंथ ऑफ आर्क इन इंग्लिश एंड इन हिंदी इट इज कॉल्ड चाप की लंबाई। √3 एक जानी मानी संख्या है, बिल्कुल सही। यहां पर ब्लैंक में जानी मानी नहीं आएगा,
यहां आएगा अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को क्या बोलते हैं? बोलो। उच्चतम घात को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रैखिक। अरे घात को क्या बोलते हैं? जो x की अधिकतम घात आती है उसको क्या बोलते हैं? उच्चतम घात को कहते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, या प्रथम घात, द्वितीय घात, तृतीय घात। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो x की उच्चतम घात को क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक है ना? द हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है। हिंदी में इसे कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल। सत्य असत्य। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई, दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। बोलिए हाँ या ना। सत्य या असत्य? भाई हमने ज्ञात किया। त्रिकोणमिति से क्या हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात नहीं करी? करी कि नहीं करी? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली। त्रिकोणमिति ऊंचाई से हमने, त्रिकोणमिति के सूत्रों से क्या हमने दो बिल्डिंग के बीच की दूरी ज्ञात करी? बिल्कुल करी। ये आधार बन जाता था। याद आया? तो ये क्या है? बिल्कुल सत्य है। क्या है ये? बिल्कुल सत्य है। क्लियर हो गया बेटा? दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो अधिक बार आता है, जो मान बहुत अधिक बार आता है, अरे जो मान बहुत अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा है। जो आए अधिक, अधिक यानी कि बहुत 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 आते हो तुम, बहुत बहुत आते हो तुम, इसलिए इसका नाम पड़ गया बहुलक। क्या पड़ गया? हाँ। तो जो मान बहुत अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, उस मान को क्या कहते हैं बेटा? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरा सवाल। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। बोलो सत्य या असत्य? बताया था मैंने कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग कितना होता है? एक। जैसे पासा फेंका था हम लोगों ने, तो पासे फेंकने पर आया था, क्या बना था? सैंपल स्पेस, एक हेड और एक टेल। तो हेड आने की प्रायिकता पीएच बराबर 1/2, टेल आने की प्रायिकता पीएच पी टेल बराबर 1/2। दोनों को जोड़ दो, आधा आधा, आंसर कितना आ गया बेटा? 1। तो किसी प्रयोग की समस्त प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है? 1। मैं तो ऐसे कहता हूं किसी प्रयोग की ही प्रायिकता 1 होती है, क्योंकि प्रयोग के अंदर समस्त घटनाएं आ जाती हैं। वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। देखिए याद करिए, वृत्त के दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कौन सी रेखा बोलते थे? छेदक रेखा। कौन सी रेखा? ये तिर्यक छेदी रेखा कोई रेखा नहीं है। समझ में आ गया? इसे कौन सी रेखा बोलते हैं? छेदक रेखा। तो इसका सही उत्तर है छेदक रेखा। एक निश्चित, हाँ तो सत्य है कि असत्य है? ये वाला असत्य हो गया। क्या हो गया? ये असत्य हो गया। अगला, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? पता है कि नहीं पता? तो सत्य है कि असत्य है? ये भी सत्य है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र, अर्धगोले के 1/3 पाई आर क्यूब। बोलो सत्य है कि असत्य है? क्या बोल रहे हो? कुछ लोग सत्य बोल रहे हैं, कुछ लोग असत्य बोल रहे हैं। अभी अभी मैंने अर्धगोले का आयतन लगवाया है। अभी अभी मैंने अर्धगोले का आयतन, देखो क्या लिखा है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 2/3? और यहां क्या दे रखा है? 1/3। तो बोलो सत्य हुआ कि असत्य हुआ? ये असत्य हुआ बेटा, है ना? ये असत्य हुआ। क्यों हुआ असत्य? क्योंकि अगर आप पूरा गोला लोगे तो पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? और अगर आधा गोला ले लोगे तो आधा कर दोगे, 4/3 का आधा कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब का 1/2 कर दीजिए,
तो 2 से 4 कट गया, कितने बार बेटा? 2 बार। उत्तर कितना आ गया? 2/3 पाई आर क्यूब। कितना उत्तर आ गया? 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो ये क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? ये असत्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री रख दी है। क्या रख दी है? पूरी ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला कल करेंगे। एक शब्द में उत्तर। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। वृत्त के स्पर्श बिंदु की, वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा होके जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है ना, स्पर्श बिंदु। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। देखिए त्रिज्या खंड नहीं पूछा है, क्या पूछा है? और वृत्तखंड मैंने आपको बताया था कि वृत्तखंड ये होता है कली। क्या बताया था? कली। समझ गए ना, ये जो रोटी से काट देते हैं नीचे की ओर ऐसे, कली। तो इसको कैसे निकाला था? पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होगा? लिखेंगे सूत्र इसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, त्रिज्या खंड में से क्या हटा देते थे? त्रिभुज। क्या हटा देते थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद है कि नहीं आप लोग को? याद है? अरे भूल गए हो तुम लोग। देखो अगर कहीं पर भी आपको वृत्तखंड ज्ञात करना पड़ता था, ये वृत्तखंड है, तो क्या करते थे? देखो इसी वृत्तखंड से संबंधित आप पहले त्रिज्या खंड लेते थे। क्या लेते थे? ये ले लिया त्रिज्या खंड। मतलब ये पिज्जा ले लिया अपन ने, पिज्जा पिज्जा। पिज्जा मत खाया करिए, कल अमेरिका की रिपोर्ट आई है पिज्जा खाने से दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए पिज्जा हो गया। अब इस पिज्जा में से अगर ऊपर का ये त्रिकोण माइनस कर दूं, OAB, इसको हटा दूं, तो केवल ये बचेगा कि नहीं बचेगा? इसी को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का। AP के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, फॉर्मूला AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। बनता है सबसे, अगर किसी दिए गए त्रिभुज की दो भुजाओं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक तीसरी भुजा के समानांतर एक भुजा काट रही है, समझ गए? क्या समांतर है? तीसरी भुजा के एक समांतर भुजा दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो दी गई दो भुजाओं के टुकड़े क्या होंगे? समानुपाती होंगे। यानी A है, ये B है, ये C है, ये M है, ये N है। तो क्या बताया था? AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन NC। समझ गए? क्लियर है? त्रिभुज की दो भुजाओं को तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा बराबर अनुपात में विभाजित करती है। यही था कथन। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? याद रखना, ये ना कह देना कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वो जीवा बन जाएगी। वृत्त के दो बिंदुओं, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। समझ गए? बाहर से आक्रमण होगा तो यह क्या कहलाएगा? छेदक रेखा। द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सब जानते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन A। ठीक है, तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का। क्लियर है बच्चों? चलिए तो आज की क्लास यहीं तक फिनिश होती है, अब कल करेंगे।